गुड इवनिंग बच्चों। चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए आप सभी अब। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड इवनिंग। आज से हम एनसीईआरटी की बैच स्टार्ट करने वाले हैं। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड इवनिंग। आज से नई बैच स्टार्ट होने जा रही है हमारी एनसीईआरटी की। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए बच्चों, जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए आप सभी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। आप सभी के लिए आज एनसीईआरटी क्लास 6 की बैच लेके आए हैं हम, ज्योग्राफी। ठीक है, जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए बच्चों। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सॉरी, थोड़ा माफ कीजिएगा। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी को? ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी यूपीएससी की क्लास। यूपीएससी एनसीईआरटी बैच क्लास 6। ठीक है, तो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस तो आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में। ठीक है, तो हम सबसे पहले, जैसे हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट की, तो हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, और एज एज वेल एज मेंस में भी उसमें से कुछ पोर्शन पूछा जाता है जो हमें एक कंटेंट देता है यूपीएससी में, किस तरीके से हमें आंसर लिखना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमें यूपीएससी का एक दायरा बताता है कि किस तरीके से आपकी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, किस तरीके से आपका कंटेंट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा आवास पृथ्वी। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी हमारी। ठीक है, पृथ्वी हमारा आवास। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर, पहले हम इसका देखेंगे सूची, कौन कौन से चैप्टर है इसमें। ठीक है, कौन कौन से ये क्लास है। ठीक है, आप सभी ध्यान दीजिएगा और मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी में से पढ़ते पढ़ते आपको नोट्स कैसे निकालना है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान देना है आपको कि एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते मैं जिन चीजों को हाईलाइट करूंगा उन चीजों को आपको एक ए4 शीट में लिखना है। ठीक है, या फिर उसी में हाईलाइट कीजिए आप भी। उससे क्या होगा, आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे, ठीक है, 2 से 3 बार, तो आपको वो रिवाइज हो जाएगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो पहला हमारा पाठ्यक्रम में पहला चैप्टर है हमारा सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, पहला चैप्टर है हमारा सौर मंडल में पृथ्वी। मेरा आवाज आ रहा है बच्चों सही से? जी ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा सौर मंडल में पृथ्वी। दूसरा चैप्टर है हमारा ग्लोब। ठीक है, ग्लोब में हम क्या देखने वाले हैं, अक्षांश देशांश क्या होते हैं, अक्षांतर देशांतर क्या होते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको क्लास में बताया है वही आपको पढ़ना है यहाँ। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, जो मैंने आपको क्लास में बताया है वही आपको पढ़ना है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ना है, क्या होता है करके। ठीक है, तो ये बेसिक एनसीईआरटी होती है, आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इसमें से प्री और मेंस का बहुत डाटा हमें मिलता है। उसके बाद तीसरा पार्ट है हमारा पृथ्वी की गतिविधियां। ठीक है, अर्थ मूवमेंट के बारे में जानना है हमें। फिर फोर्थ है हमारा मानचित्र। पांचवा हमारा चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल क्या है देखना है। फिर सिक्स चैप्टर है हमारा भारत देश। ठीक है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो सब लोग अपने हाथ में पेन वगैरह ले सकते हैं या फिर पेंसिल ले सकते हैं। जो मैं हाईलाइट बताऊंगा, आपके पास बुक होगी तो उसमें भी हाईलाइट कर सकते हो आप। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हिरन दिखाया है, यहाँ पे पर्वत और घाटियां दिखाई है, यहाँ पे हमारा गैलेक्सी दिखाया हुआ है। ठीक है, अब हम चलेंगे फर्स्ट चैप्टर पे हमारे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो आप भी ध्यान दीजिए। यहाँ हमारा देखिए, यहाँ सौर मंडल दिया है, यहाँ सन दिया है, फिर पृथ्वी, शनि, बुध, बृहस्पति ऐसा दिया है। तो आप स्टार्ट करेंगे हमारी एनसीईआरटी बैच स्टार्ट। पार्ट 1, सौर मंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद, ठीक है, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान की आसमान में पहले एक या दो चमकते बूंद बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते क्योंकि यह तारे होते हैं। ठीक है, तारे असंख्य होते हैं, तारों की आप गणना नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है, तो ये इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। जिन चीजों को मैं हाईलाइट करूंगा उनको करना है आपको। 1 मिनट, ये थोड़ा जल्दी हाईलाइट हो गया, मैं इसको मिटा देता हूँ।
वेट एक मिनट। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। एक मिनट रुकेगा बच्चों, बस एक मिनट। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए अब जो मैं बता रहा हूं आपको। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। हाँ, तो देखते जाएंगे हम। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता होगा। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे क्या दिया है वहां। आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी गणना की जाती है। लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। आप इनकी गणना क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यह असंख्य तारों का एक समूह होता है। ठीक है, संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा जाता है। इनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ठीक है, तारे कैसे होते हैं? कुछ तारे चमकीले होते हैं और कुछ तारे ऐसे धुंधले टाइप से हो सकते हैं। ठीक है, जिनमें ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग है। जब आप तारों को देखते हो तो आपको तारों की टिमटिमाहट अलग दिखती होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाएंगे कि इनमें से कुछ टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? वो तारे एक बहुत लॉन्ग, बहुत दूर दूर तारे होते हैं। ठीक है, इन चमकीले वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, क्योंकि चांद हमेशा हमें दिन में भी दिखता है, रात में भी दिखता है। ठीक है, यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। ठीक है, इन चीजों को आप याद रखिएगा कि पूर्णिमा चंद्रमा वाली रात क्या होती है? पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है पूर्णिमा। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। अब आगे पढ़ेंगे हम। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ कि यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या हो सकती है। ठीक है, यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि प्रकाश इतना ज्यादा होता है, क्योंकि हम उन चीजों चीजों को नहीं देख पाते। देखिए आप आगे भी वही लिखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय में चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना अधिक होता है। ठीक है, कि दिन में हम उन्हें नहीं देख पाते। और रात में क्यों देख पाते? कि क्योंकि जो सूर्य की जो प्रकाश होता है वो थोड़ा बहुत ये चीजें ऑब्जर्व कर सकती है, और इनकी भी थोड़ी थोड़ी यह इनकी ऊष्मा होती है, उस वजह से ये भी अपना प्रकाश दिखाते हैं। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड है। ठीक है, क्या है? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी जो रात के समय आसमान में चमकते हुए सभी क्या है? खगोलीय पिंड है। जो भी चीजें रात को चमकती है वो क्या है? खगोलीय पिंड है। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकती है वो खगोलीय पिंड कहलाती है। लेकिन आप कहेंगे कि सूर्य तो नहीं चमकता है। बराबर है, सूर्य चमकता है जिस वक्त सूर्य 24 घंटे चमकते रहता है। ठीक है, जिस वक्त हमारे इधर रात होती है वही वेस्टर्न कंट्री में दिन होता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। यह गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। जैसे सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो हमारा खगोलीय पिंड है, ठीक है, गैलेक्सी, उसमें कैसे अन्य खगोलीय पिंड है बड़े आकार वाले, उनमें कैसे वो गर्म होते हैं। ठीक है, वो गैसों के बने होते हैं। ठीक है, जैसे आप पढ़ोगे कि निबुलर हाइपोथेसिस वो निबुला से बने होते हैं। ठीक है,
इनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है। ठीक है, तारा किसको कहेंगे हम? जिसके पास अपनी एक उष्मा तथा एक प्रकाश होता है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। इनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है। इन खगोलीय पिंडों को कहते हैं सूर्य एवं तारा। ठीक है, ये कहा जाता है। इन चीजों को हाईलाइट करते जाइएगा आप, जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम। तार रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही नहीं है। ठीक है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत ही अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी उष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। वो अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। जैसे आप रात को देखते होंगे तो आपको तारे आकाश में टिमटिमाते दिखते होंगे। ठीक है, वो भी सूर्य के समान ही होते हैं, लेकिन वो हमारे से बहुत बहुत प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, इस वजह से हम उनकी प्रकाश उष्मा या प्रकाश को उतना महसूस नहीं कर पाते। ठीक है, तथा वो अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि आपको रात को तारे छोटे दिखाई देते होंगे, लेकिन वो टिमटिमाते रहते हैं। ठीक है, वही तारों की यहाँ पे बात हो रही है। आगे पढ़ेंगे हम। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ ही दूरी देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि के आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, जब आप एरोप्लेन को देखते हो सामने से पास में, ठीक है, अगर आप एयरपोर्ट पे अगर गए होगे कभी, तो आपको पता होगा कि जो एरोप्लेन है कितना बड़ा दिखता है। वही जब हमारी दूरी बढ़ती है किसी ऑब्जेक्ट के साथ, वही हमें एक चीजें छोटी दिखाई पड़ती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा अर्सा मेजर या बिग बियर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल होता है। ठीक है, नक्षत्र मंडल मीन्स जो आप कुंडली में देखते हैं। ठीक है, नक्षत्रों के बारे में उसे कहा जाता है। जैसे हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, उनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे अभी ज्योग्राफी में। ठीक है, तो रात्रि के आसमान की ओर देखते समय उन्हीं के वजह से नक्षत्र बनाए जाते हैं। ठीक है, अर्सा मेयर या बिग बियर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से आप बहुत बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि मंडल। ठीक है, यह 7 तारों का समूह है जो अपनी नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं सप्तऋषि एवं ध्रुव मंडल। ठीक है, ये देखिए दिख रहा है आपको ध्रुव तारा। ये देखिए 7 तारे दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 3 तारे इस तरीके से होते हैं और ये 4 तारे इस तरीके से डिजाइन होते हैं। जब आप उत्तर की दिशा में देखते हैं, ठीक है, नॉर्थ साइड में, तो ये आपको नॉर्थ साइड में ध्रुवीय तारा दिखता है। ठीक है, जो नॉर्थ साइड होता है हमारा, ये नॉर्थ साइड। ठीक है, मतलब पोलर। ठीक है, पोल स्टार आपने सुना होगा, ये हमें नॉर्थ साइड में दिखता है आरटी क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। बहुत आसानी से देखा जा सकता है। सप्त ऋषि मीन्स सप्त मीन्स 7, 7 ऋषि मीन्स 7 तारे। ठीक है, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्रों, ये ठीक है छोड़ दिए। जो हमें पढ़ना होता है वही पढ़ना होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में, क्योंकि बाकी के फालतू चीजें पढ़ेंगे तो हमें वो काम की नहीं है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है। प्राचीन समय में क्या होता था, जो लोग थे प्राचीन समय के, ठीक है, वो क्या करते थे, जो हमारा नॉर्थ साइड में हमारा जो पोल स्टार है, ठीक है, उसी को देखते हुए वो अपनी यात्रा करते थे। जैसे नौवहन भी हो गया। ठीक है, जो समुद्र समुद्र में जो ये होती है हमारी जहाज वहाज, वो तारों की वजह से, तारों को देख के ही अपना परिवहन का मार्ग डिसाइड करते थे। ठीक है, ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता था। ये स्टेबल होता था आसमान में। ठीक है, नॉर्थ साइड में। तो आगे देखेंगे, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमारी पृथ्वी भी किसे सूर्य से प्रकाश लेती है। ठीक है, सूर्य क्या है, एक तारा है। तो देखिए क्या लिखा है, वे पिंड या वे तारे वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। एग्जाम्पल हमारा ग्रह ही है। ठीक है, जो पृथ्वी है हमारी, जो सूर्य से प्रकाश लेती है।
जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहा जाता है, ग्रीक भाषा के प्लेनाटाइट प्लेनाटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के और चारों ओर घूमती है, ठीक है, उसी प्रकार ग्रह को चारों ओर घूमने वाला कहा जाता है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है। यह अपना सूर्य यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है, ठीक है। सूर्य से नजदीक है हमारा तारा, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या करती है, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो ऑब्जर्व करती है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। अब आगे देखेंगे हम इन हमारे क्या कहते हैं, हमारे सौर मंडल के बारे में, ठीक है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो अब जानेंगे हम, ये देखिए, यह हमारी पृथ्वी दिख रही है आपको। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। ये हमारा सूर्य दिख रहा है। ये आपका सबसे पहला ग्रह कौन सा है? हमारा बुध। दूसरा देखिए हमारा कौन सा है, दिख रहा है आपको? शुक्र, ठीक है। तीसरा कौन सा हमारा यहाँ पर? पृथ्वी। चौथा कौन सा है? हमारा मंगल, ठीक है। तो आपको याद रखना ये चीजें कि पहला हमारा बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये नंबर क्या है मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको सिर्फ इतना देखना है, मैं अभी जो बता रहा हूं इन पे थोड़ा फोकस कम कीजिए, मैं आपको बताऊंगा ये नंबर क्या है, ठीक है। तो पहले नंबर पे हमारा बुध, दूसरे नंबर पे हमारा शुक्र, तीसरे नंबर पे हमारा पृथ्वी, चौथे नंबर पे हमारा मंगल, ठीक है। फिर ये हमारा एस्टेरॉइड बेल्ट है, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा एस्टेरॉइड बेल्ट दिख रहा है आपको। ये क्षुद्र ग्रह की पेटी होती है, यहाँ पे छोटे छोटे असंख्य लाखों करोड़ों कह सकते हो आप, करोड़ों करोड़ों यहाँ पे एस्टेरॉइड है, ठीक है, मीन्स क्षुद्र ग्रह है, छोटे छोटे। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद कौन सा ग्रह है, उसके बाद हमारा बृहस्पति है, ठीक है, जिसे हम जुपिटर कहते हैं, बृहस्पति को। उसके बाद हमारा शनि, फिर हमारा यूरेनस, फिर हमारा नेपच्यून। तो आपको ये सीक्वेंसली याद रखना है, ठीक है। आपको ये सीक्वेंसली याद रखना है कि सूर्य के बाद कौन सा आता है। सूर्य के बाद आता है हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। फिर आता है हमारा एस्टेरॉइड बेल्ट, यानी क्षुद्र ग्रह की पेटी, ठीक है। फिर आता है हमारा बृहस्पति, ठीक है बच्चों। फिर क्या आता है हमारा शनि, फिर हमारा यूरेनस, फिर हमारा नेपच्यून, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे आपको, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बुध बुध के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण, ठीक है, इसको एक परिक्रमण करने में कितने दिन लगते हैं? 28 दिन लगते हैं सूर्य के चारों ओर। यह अपने अक्ष पर 59 दिन घूर्णन करता है, ठीक है। ये दी हुई वह चीजें जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, ये जो मैं बता रहा था ना आपको ये, ठीक है, इनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है बच्चों, ठीक है, इनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ये देखिए 58 दिन लिखा हुआ है, ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बस आपको एक बार पढ़ लेना ये चीजें। फिर शुक्र के बारे में दिया है, शुक्र के तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में करती है शुक्र। जो सूर्य के चारों ओर शुक्र ग्रह जो फिरता है वो अपना एक परिक्रमण कितने दिन में करता है? 255 दिन में करता है। वही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 365 दिन लेती है, ठीक है। और अक्षय अपने अक्ष पर एक दिन दिन में घूमती है। जैसे आपने देखा होगा कि 24 घंटे में हमारा क्या होता है? दिन और रात होती है, ठीक है। तो इसी तरह वो अपने अक्ष पर घूमने पर 24 घंटे लेती है, ठीक है। जी बच्चों, मैं कमेंट देखता हूँ, लेकिन आपके इंपॉर्टेंस कमेंट रहे तो मैं लूंगा, ठीक है। आप थोड़ा कमेंट कम देखिए और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए। उसके बाद मंगल कितने दिन लेता है एक परिक्रमण करने में? सूर्य के चारों ओर 678 दिन, ठीक है। और अपने अक्ष पर घूमने पर एक दिन लेता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, ये देखिए आप देख रहे हो क्या, चंद्रमा की संख्या 1, चंद्रमा की संख्या 2, ठीक है। आंतरिक ग्रह, ये इन ग्रह को क्या कहलाता कहा जाता है? ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, इनर प्लैनेट। जब हम आगे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, ये जो ग्रह है ये इनर प्लैनेट कहलाते हैं, ये चारों जो है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये चारों ग्रह इनर प्लैनेट कहलाते हैं।
और ये आउटर प्लैनेट कहलाते हैं। ठीक है, ये चारों आउटर प्लैनेट कहलाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक मिनट। ठीक है, फिर इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा आपको एग्जाम की दृष्टि, जो हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म भी हो गया, देख लीजिए जो मैंने इंपॉर्टेंस था वो आपको बताया है। एक मिनट रुकिएगा, कुछ पोर्शन छूट गया है। ठीक है, जी जी, कुछ पोर्शन छूट गया है, इसकी वजह से दिख नहीं रहा था। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है, मैं हाईलाइट करते जाऊंगा। देखिए, सौर मंडल क्या है। ठीक है, एक मिनट। हम्म, ठीक है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि चंद्रमा क्या है, हमारा उपग्रह है पृथ्वी का। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा चंद्रमा क्या करता है, हमारी पृथ्वी है उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, जैसे आप एक ऑब्जेक्ट देखिए, ये हमारा क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये बॉटल। ठीक है, और ये पेन क्या है हमारी, ये दिख रही है आपको पेन, ये हमारी पेन है। ये हमारा पृथ्वी और ये हमारा चंद्रमा, ये इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। फिर आगे पढ़ेंगे हम सौर मंडल के बारे में, ये आपको चीजें हाईलाइट की है वो याद देखनी है। ठीक है, हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह है जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने भी चंद्रमा है। ठीक है, ये हमने देखा है, यहाँ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये हमारा सूर्य, ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, इनके पास अपनी ऊष्मा सूर्य से आती है। ठीक है, ये सातों ग्रहों के पास, और कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। सौर्यमंडल, ठीक है, सूर्य, आठ ग्रह, उपग्रह, तन्य तथा अन्य कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ये आपको पूरी चीजें याद रखनी है, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी इनमें से कुछ ऑप्शन अलग ग्रुप में देता है, कुछ ऑप्शन अलग ग्रुप में देता है, तो आपको पूरे ऑप्शन याद रखना होता है। ठीक है, तो सौर्यमंडल किस किस चीज से बना हुआ है हमारा, हमारा सौर मंडल बना है सूर्य, आठ ग्रह, उपग्रह तथा अन्य कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड से मिलकर सौर मंडल का निर्माण हुआ है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिनका मुखिया सूर्य है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये प्रीलिम्स में पूछता है। कुछ ऑप्शन दूसरे में देता है, बोलता है एक और दो, दो और तीन, तीन और चार, एक दो तीन चार, ऐसे पूछेगा आपको। ठीक है, तो आपको ये पोर्शन इतना याद रखना है, इंपॉर्टेंस है ये छोटी छोटी चीजें। फिर सूर्य के बारे में पढ़ेंगे हम। सूर्य सौर्य मंडल में सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम से बना हुआ है सूर्य हमारा। जब हम इसको फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारा सिद्धांत वाला पोर्शन है उसमें पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोजन हीलियम से कैसे बने होते हैं। तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ये गैसें होती है हाइड्रोजन और हीलियम वाली। ठीक है, ये गैसें कौन सी होती है हमारी, ये गैसें होती है हमारी हाइड्रोजन और हेलियम वाली। ठीक है, हाइड्रोजन यहां लिख देता हूं मैं, हाइड्रोजन प्लस हेलियम वाली गैसें होती है ये। इसका खिंचाव बल इसका खिंचाव बल इसके सौर्य मंडल को बांधे रखता है। ठीक है, मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। ठीक है, सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा उष्मा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, ये हाईलाइट कीजिएगा आप, क्या लिखा है, सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं कर पाते। जैसे आपने देखा होगा कि इसका अगर टेम्परेचर बढ़ गया है, ठीक है, तापमान अगर बढ़ गया तो हम इसको सहन नहीं कर पाते, इसलिए हमें गर्मी ज्यादा सहन नहीं हो पाती। इसलिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री होता है मिनिमम। ठीक है, क्योंकि सबसे नजदीक तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। हम पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, हम कितने किलोमीटर दूर है, लगभग 15 किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब हम क्या किसके बारे में जानेंगे, अब हम जानेंगे ग्रह के बारे में। ठीक है, ग्रह क्या है, ग्रह हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। ठीक है, कौन कौन से है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून।
ठीक है, जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ या बॉर्डर दे रहा हूँ उनको आप अपने इसमें करते जाएंगे, अपने बुक्स में भी करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हाईलाइट करना होता है पेन से अपने। ठीक है, अगर हाईलाइटर होगा तो हाईलाइट से हाईलाइट करते चलेंगे आप। हर पोर्शन को नहीं करना, वरना क्या होगा, हमारी बुक तो ऐसे ही भर जाएगी। ठीक है, या ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये ज्योग्राफी क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये आपको एसएससी सीजीएल लेवल में थोड़ा बहुत पूछा जाता है। अगर आपको यूपीएससी की एनसीईआरटी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है तो इस तरीके से पढ़ना होगा आपको। ठीक है, यहाँ ट्रिक दी हुई है कि हम किस तरीके से हमारे जो हमारे ग्रह है उनको याद कर सकते हैं। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ओके, तो आपको याद करना है, लेकिन आपको याद हो जाएगा, ये इतना कुछ नहीं है। मर्क्यूरी, ठीक है, ये इंग्लिश में भी याद कर लेना आपको। ठीक है, हिंदी में भी याद कर लेना आपको, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ। ठीक है, ये चीजें आपको याद करनी है, जितना ज्यादा कुछ नहीं है, छोटी छोटी चीजें होती है। अब आगे बढ़ेंगे हम। एक मिनट। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घाकार वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ। लेकिन मैं आपको एक बताऊंगा, इनका ऑर्बिट निश्चित नहीं होता है, कभी कभी ये अपने दूसरे के भी ऑर्बिट में आ जाते हैं जब ग्रेविटी कम हो जाती है। ठीक है, ये देखिए आप, एक मिनट रुकेगा, ये इनके ऑर्बिट दिख रहे हैं आपको? एक मिनट बच्चों, ये देखिए, ये इनकी कक्षा होती है, ये ऑर्बिट होते हैं, ये अपने ऑर्बिट में ही चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये इनका ऑर्बिट होता है। आप डेली के अगर 2 चैप्टर भी कंप्लीट करोगे, ठीक है बच्चों, एनसीईआरटीज के, तो आपका जल्दी जल्दी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इनको एकदम लाइटली भी नहीं लेना है, एकदम सीरियस भी नहीं लेना है, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लेना है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम। सौर्य मंडल के सभी 8 ग्रह निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा ये कक्षा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये कक्षा कहलाते हैं। कक्षा मीन्स ऑर्बिट। ओके, ये ऑर्बिट कहलाते हैं। उसके बाद बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, जो हमने देखा अभी। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगता है। ठीक है, ये सूर्य के नजदीक है करके इसे सूर्य का चक्कर लगाने के लिए 88 दिन लगता है। ठीक है, पूरा हमें कितना लगता है? हमें 365 डेज लगता है। ओके, उसके बाद क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है, अभी तक प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन, ठीक है, इसको लिख लीजिए, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में यह निर्णय लिया है कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 में प्लूटो को बौने ग्रह में माना जाता है। ठीक है, अब प्लूटो ग्रह नहीं है, प्लूटो क्या है? बौना ग्रह है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम पृथ्वी के बारे में। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ठीक है, ये सूर्य है हमारा। ठीक है, अगर ये सूर्य है तो सूर्य के बाद हमारा तीसरा ग्रह है पृथ्वी। ठीक है, याद रखना आपको, यहाँ पे क्या है हमारा? ये हमारा पृथ्वी है, उसके पहले 2 ग्रह है। ठीक है, ये याद रखना आपको। सूर्य आकार में यह पांचवा पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सूर्य के दूरी के हिसाब से तीसरा है, लेकिन आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसका आकार भू आप कहा जाता है। भू आप मीन्स जियोड। ठीक है, पृथ्वी का आकार किस तरीके का मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये हमारा ऐसा गोल नहीं है, हमारा पृथ्वी का आकार ऐसा ऐसा थोड़ा ऐसा चपटा है। ठीक है, मैं जब आपको क्लास पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा आपको टोटल कैसा है पृथ्वी का आकार। जियोड शेप में होता है। ठीक है, उसे जियोड शेप मीन्स भू आभा कहते हैं। ऐसा हमारा पृथ्वी का आकार एकदम गोल भी नहीं है, ऐसा इस तरीके का है। ठीक है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। आपने देखा होगा अभी तक किसी भी ग्रह पर जीवन की खोज नहीं की गई है, क्योंकि पृथ्वी के समान वह संतुलित नहीं है। ठीक है, पृथ्वी संतुलित है, पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न तो अधिक ठंडी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पानी एवं वायु की उपस्थित है। यहाँ पर जो
जिस मात्रा में हमें पानी एवं वायु चाहिए वो उस मात्रा में पानी और वायु उपस्थित है। हमारे जीवन के लिए यह आवश्यक है। हमारे जीवन के लिए वायु और पानी ये दोनों चीजें आवश्यक है। ठीक है, ये चीजें आपको पता है, क्योंकि इसके बिना इंसान सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब हम जानेंगे कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन भी हमारे पृथ्वी पर मौजूद है। पेड़ पौधों की वजह से हमें ऑक्सीजन मिल पाता है। ठीक है, हमारे पेड़ों को भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है। ठीक है, ये आपको याद रखना। अगर एग्जाम में पूछा कि पृथ्वी नीले रंग की क्यों दिखाई पड़ती है, तो क्योंकि इसका 2/3 भाग जो है, ये जो 2/3 भाग है, ठीक है, इतना इतना पूरा पोर्शन किससे, पानी से भरा हुआ है। ठीक है, अब हम चंद्रमा के बारे में जानेंगे। ये हमारा चंद्रमा है। ठीक है, अंतरिक्ष से लिया गया हुआ है। आगे पढ़ेंगे कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक चंद्रमा है। ठीक है, केवल एक उपग्रह है हमारा। चंद्रमा क्या है, हमारा उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा है कि यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंड की अपेक्षा बहुत नजदीक है। यह हमें क्यों इतना बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि जितने भी खगोलीय पिंड है, ठीक है, उनकी तुलना में यह उपग्रह बहुत बड़ा है और हमारे पास बहुत नजदीक है। ठीक है, जो चीजें नजदीक होती है वो हमें, जैसे ये बॉटल मेरे नजदीक है तो मुझे बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, अगर दूर जाएगी तो यही छोटी दिखाई देगी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। इससे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यह पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, यह हमारा रॉकेट लॉन्चर है कि पृथ्वी से किस तरीके से रॉकेट लॉन्च होता है। ठीक है, यह हम जानेंगे। यहाँ दिया हुआ है खगोल उपग्रह के बारे में। ठीक है, एक मिनट, क्या दिया हुआ है जानेंगे। उपग्रह यह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ठीक है, उपग्रह किसे कहेंगे, जैसे हम सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार चंद्रमा भी हमारा चक्कर लगाता है। ठीक है, मानव निर्मित उपग्रह यह एक कृत्रिम कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसे हम सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है, जिसे हम रॉकेट कहते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा मानव निर्मित उपग्रह। ठीक है, हम पृथ्वी से सैटेलाइट भेजते हैं, उसे ही हम उपग्रह कहते हैं। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा आप, इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिनों में कंप्लीट करता है। इतना पोर्शन याद करना होता है आपको सिर्फ। ठीक है, इतने समय में ही ये अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता करता है। ठीक है, जितना 27 दिन में पृथ्वी का चक्कर लगाने में कंप्लीट करता है, वही ये अपने अक्ष पर भी घूमता है। ठीक है, जैसे ये ऐसे घूमता है, ठीक है, उसी प्रकार ये ऐसे भी घूमता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ये अपने अक्ष पर घूमता है, मीन्स अपने अक्ष पर ऐसे घूमता है। ठीक है, यह हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। ठीक है, चंद्रमा पर भी क्या दिखाई पड़ता है, चंद्रमा पर भी आपको पर्वत, पठार, मैदान, गड्ढे दिखाई पड़ते होंगे। जैसे आपने देखा होगा कि ये देखिए, आपको पता होगा अभी हमारा चंद्रयान मिशन हुआ था तो चंद्रमा ने कुछ सैटेलाइट से इमेज भेजी थी, उस प्रकार इस प्रकार गड्ढे दिखाई दिए थे आपको। ठीक है, वो अपना मार्ग उसको चेंज करना पड़ा था गड्ढों की वजह से। ठीक है, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के तारों चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, यह तारों, ग्रहों एवं उपग्रह के अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे पिंड सूर्य भी सूर्य सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जैसा ये सूर्य है, ठीक है, मैं बताता हूँ। ये हमारा सूर्य है। ठीक है, और ये हमारे तारे हैं, ये हमारे उपग्रह है। ठीक है, इनके अतिरिक्त क्या होता है, जो छोटे छोटे एस्ट्रॉइड बेल्ट होते हैं, असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं, यह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इस तरीके से। ठीक है, इन पिंडों को क्या आ जाता है, क्षुद्र ग्रह।
क्षुद्र ग्रह, इन्हें एस्टेरॉइड भी कहा जाता है, ठीक है, एस्टेरॉइड। उसके आगे पढ़ेंगे हम। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, ये क्षुद्र ग्रह आपने देखे अभी, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, ठीक है, वही बताया गया वहां पे भी। आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। अम, हाँ, वैज्ञानिक के अनुसार ये क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हुए, ठीक है। ये कैसे अलग हुए थे, जब इनमें विस्फोट हुआ था, ठीक है, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, जब ये ये जैसे देखिए, ये बृहस्पति और मंगल के ही पोर्शन होते हैं, जब इनमें क्या होता है, जब हाइड्रोजन हीलियम की वजह से विस्फोट होता है, ठीक है, हाइड्रोजन ये ज्यादा विस्फोट होता है नेबुलर हाइपोथेसिस की वजह से, तभी ऐसे विस्फोट हो जाते हैं, तो कुछ ऐसे फैल जाते हैं, ठीक है। ये कक्षा में आने के बाद गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से ऐसे ऐसे घूमते होते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हम, उल्का पिंड क्या होते हैं, ठीक है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है, ठीक है। ये यही उल्का पिंड है जो सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे, ठीक है, जो ग्रह होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। ये आपको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। यह कभी कभी ये कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के घर्षण होने के कारण यह गर्म होकर जल जाते हैं और फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे धारातल पर गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है। या अभी अभी इसके बारे में बताऊंगा। अभी मैंने लेटेस्ट में आपको पढ़ाया था वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, उसमें आपको बताया था कि एक झील बनी है, लुनार झील, महाराष्ट्र में है। ये उल्का पिंड से बनी हुई झील है। तो क्या होता है, जब जैसे देखिए ये जो है, ठीक है, एस्टेरॉइड बेल्ट मैंने आपको दिखा, वो क्या होता है, अपनी ऑर्बिट कभी कभी मिस कर देते हैं। मैंने आपको बोला था कि ये ऑर्बिट मिस कर देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो उल्का पिंड क्या कर देते हैं, जब या जो घूमते रहते हैं, ठीक है, अपने ऑर्बिट में, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होते हैं, कभी कभी वो दूसरे इनका गुरुत्वाकर्षण बल इस ग्रह का ज्यादा खिंचाव महसूस करते हैं, तो वो अपनी कक्षा छोड़कर दूसरी कक्षा में जाने का देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब वो दूसरे की कक्षा में आते हैं, ठीक है, जो पृथ्वी का हमारा वायुमंडल है, वो इस तरीके से बना हुआ है जो हमें सुरक्षित करता है किसी भी बाहरी प्रॉब्लम से, ठीक है। तो जब वो हमारे वायुमंडल में एंटर करते हैं, ठीक है, तो अगर स्पीड से जब एंटर करेंगे तो हमारा जो वायुमंडल का घर्षण है, आपने देखा होगा कि इस तरीके से हवा से या फिर घर्षण से वो कैसे इसे तोड़ते जाते हैं, ठीक है, इनको डिवाइड करते जाते हैं, तो वो वायुमंडल में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, जो हमारा उल्का पिंड है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कुछ उल्का पिंड इतने बड़े होते हैं कि घर्षण के कारण भी वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते और पृथ्वी पर आके गिरते हैं। तो उससे क्या होता है कि पृथ्वी पर विध्वंस हो जाता है। तो उससे क्या होता है, अगर धरती पर गिरा है, अगर जमीन में गिरा है, तो उससे क्या होगा, गड्ढा हो जाएगा। अगर उसी गड्ढे में पानी आ जाएगा तो क्या होगा, झील का निर्माण हो जाएगा। अगर पानी नहीं होगा तो वही गर्त हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर वो पानी के क्षेत्र में गिरा है तो वहां क्या आ जाएगी, सुनामी आ जाएगी। इस तरह की प्रक्रिया हमारे धारातल पर होती है, ठीक है, बाहरी उल्का पिंड की वजह से। ये आपको याद रखना है। लिखा हुआ है यहाँ भी देखिए कि यहाँ गड्ढे हो जाएंगे, ठीक है, धारातल पर गड्ढे बन जाते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि ये देखिए, यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की या क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी पट्टी की तरह सफेद, सॉरी, एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह चमकदार रास्ते को देखा है। यह आकाशगंगा तारों का समूह है, ठीक है। यह आपको चौड़ी पट्टी जब दिखाई देती है इसमें, ठीक है, ये आकाशगंगा कहलाती, गैलेक्सी कहलाती है, ठीक है। मैं बताता हूँ, ये देखिए, ये आपको ऐसी चौड़ी पट्टी दिखाई देगी इसमें, इस तरीके की ऐसी चौड़ी पट्टी दिखाई देगी, ठीक है। ये आकाशगंगा कहलाती है, ठीक है। ये हमारी पूरी आकाशगंगा है, लेकिन आपको एक ऐसे स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगी, ठीक है। यह पट्टी आकाशगंगा या मिल्की वे कहलाती है। हमारे सौर मंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है, ठीक है।
इन सौरमंडल को क्या कहा जाता है? मिल्की वे कहा जाता है। ठीक है, हम किस आकाशगंगा में रहते हैं? मिल्की वे मीन्स दुग्ध दुग्धन दुग्ध वाहिका या दुग्ध मल्लिका कहा जाता है उसको, मिल्की वे। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाशगंगा में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इसीलिए इसी मिल्की वे कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया। आकाशगंगा करोड़ों तारों, ठीक है, आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों की आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड कहलाती है। अगर लाखों असंख्य तारे मिलकर क्या कहलाते हैं? यह यह ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देना आपको। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। ठीक है, इसकी बहुत जानकारी कम है क्योंकि यह हमसे बहुत दूर है। ठीक है, यह हमसे बहुत दूर है, इसीलिए इसकी जानकारी प्राप्त करने में वक्त लगता है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक एकत्रित जानकारी करने में जुटे हुए हैं। इस आकार के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है, फिर भी हम इसे ब्रह्मांड का हिस्सा मानते हैं। ठीक है, ये इसको देख लीजिएगा आप इन चीजों को। ठीक है, इतने इतना हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या था हमने पढ़ा अभी? हमारा फर्स्ट चैप्टर है पृथ्वी, सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर को देखना है, एक बार आपको पढ़ना है। ठीक है, अभी मैंने आपको समझा दिया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, आपका 10 मिनट में रिवाइज हो जाना चाहिए। मैंने जो आपको बताया है, आज हमने क्या क्या देखा? हमने इसमें देखा है कि पृथ्वी क्या होती है, ठीक है, सौर मंडल क्या होता है उसके बारे में देखा, पूर्णिमा अमावस्या क्या होती है उसके बारे में देखा, हमने देखा है कि ध्रुव तारा क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है कि यहाँ पे हमारा सौर मंडल किस तरीके से है। सौर मंडल में हमारी सूर्य है, उसके बाद हमारा बुध है, फिर हमारा शुक्र है, फिर हमारा पृथ्वी है, फिर हमारा मंगल है, फिर हमारी ये क्षुद्र ग्रह की पेटी आती है। याद करना है आपको। ठीक है, इन चीजों को याद करना है। उसके बाद हमारा बृहस्पति आता है, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर उसमें से हमने क्या क्या देखा है? चंद्रमा एक उपग्रह है। ठीक है, फिर सूर्य के बारे में देखा है हमने, सूर्य एक तारा है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी हमारा एक ग्रह है। तो ये आपको जो जो चीजें मैंने हाईलाइट करके दी है, ठीक है, उसी को पढ़ना है आपको। अब आप एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या करोगे? इसमें एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ोगे, आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई है मैंने उन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम कल क्या पढ़ने वाले हैं? हम कल इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ग्लोब एवं अक्षांश। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा ग्लोबल अक्षांश किसे कहा जाता है। ठीक है, तो अब हमारी ये चीजें मैंने आपको बता दी है। थोड़ा ब्रेक ले लीजिए आप। हमारी 15 मिनट बाद हमारी फिर करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, तब तक 15 मिनट में आप अपने बुक्स में इन चीजों को जो मैंने बताया, जो हाईलाइट पोर्शन मैंने आपको बताया, ठीक है, जब मैं आपको बताते जाऊंगा क्लास मेरे साथ करते जाओ, अपनी बुक्स लेते जाओ, वो चीजों को हाईलाइट करते जाओ, मैं बताते जाता हूँ। ठीक है, वो हाईलाइट ही चीजें आपको पढ़नी है, वेस्ट वाली चीजें नहीं पढ़नी है। मैं आपको बताऊंगा धीरे 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 धीरे। आपकी फर्स्ट क्लास है, आपको बेसिक से ऊपर ले जाऊंगा। कल आपको बताऊंगा मैं कि लैटिट्यूड क्या होती है, लॉन्गिट्यूड क्या होती है। ठीक है, जो यहाँ पे बताया हुआ है ग्लोबल में अक्षांश और देशांतर क्या होता है। ठीक है, आपको कल अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, हमने जो अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है उसमें मैंने आपको इक्वेटर बताया क्या होता है। ठीक है, याद देखिए इक्वेटर क्या होता है वो बताया हुआ है। ठीक है, यह हमारी अक्षांश रेखा, हमारी देशांतर रेखा है। ठीक है, इन चीजों के बारे में बताऊंगा मैं। तो आप इस चीजों को पढ़ के आएंगे कल थोड़ा बहुत, कि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बने। ठीक है, देखिए आप दिख रहा है आपको, मैंने आपको बताया अभी तक जो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इक्वेटर क्षेत्र, यह हमारा शीतोष्ण क्षेत्र, यह हमारा शीत कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, ये आपका रिकॉल हो रहा है अभी। ठीक है, इसलिए मैं आपको क्लासेस जोड़ के पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो आपको बता दिया मैंने आपको। ये ये आज भी पढ़ेंगे हम। आज पढ़ा है हमने, एक मिनट, जो जो आपको पढ़ना था वो बता दूंगा मैं। ठीक है, जिनका इंपॉर्टेंस है तो आप इन चीजों को रिवाइज करते रहे। जो हमने मैप में पढ़ा है उन चीजों को रिवाइज करते रहे। ठीक है, रिवीजन इज अ की ऑफ सक्सेस, एनी अदर देन, ओके। अगर आप रिवीजन करते रहोगे मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स, उससे क्या होगा? आपके दिमाग में, आप मस्तिष्क में वो याद रहेगा। इसीलिए मेरा उद्देश्य होता है कि आपकी आपकी टेस्ट ली जाए हर वीक। ठीक है, वरना मैं पढ़ा दूं,
मेरे को ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाना, आपके माइंड में चीजें याद भी रखना होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। मिलते हैं जल्दी, ठीक है, करंट अफेयर के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।